के लिए न्यूज एनालिसिस ऑफ द अरुणाचल टाइम्स, जो कि आज 14 अगस्त 2026 का। तो आइए देखते हैं आज का न्यूज एनालिसिस। तो देखते हैं आज का पहला न्यूज। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। सो 14 अगस्त द अरुणाचल टाइम्स, लेट अस सी। पहला न्यूज है कि अरुणाचल मेक्स पीआरसी ट्राइबल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मस्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस न्यूज के बारे में। तो जितने भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स है, देखिए ये सबसे पहले जो ये न्यूज है पीआरसी ट्राइबल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 2 गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी एंड सोशल जस्टिस पॉइंट ऑफ व्यू। तो अरुणाचल कैबिनेट का, जैसा कि आप सभी को पता है, अरुणाचल प्रदेश की कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया यूनिफॉर्म एलिजिबिलिटी फ्रेमवर्क। किसी भी डायरेक्ट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट, चाहे वो सारे स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए हो, या ऑटोनोमस बॉडीज के लिए और लोकल बॉडीज के लिए, आपका 3 डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी कर दिए गए हैं रिक्रूटमेंट के लिए। एक तो परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट पीआरसी, शेड्यूल्ड ट्राइब सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट, एंड तीसरा आपका किसी भी ट्राइबल भाषा में, किसी भी लोकल ट्राइबल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी। ठीक है, ये 3 क्राइटेरिया को फिक्स कर दिया गया है फॉर ऑल प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स अपियरिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टेट के आपका अगर स्टूडेंट्स अपियर करना चाहते हैं, तो ये 3 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। एक तो पीआरसी, शेड्यूल्ड ट्राइब सर्टिफिकेट, एंड वन मस्ट हैव प्रोफिशिएंसी इन ट्राइबल लैंग्वेजेस। ओके, तो नाउ इफ वी सी, ये जो डिसीजन लिया गया है, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, व्हाई दिस डिसीजन इज इंपॉर्टेंट। सी, अंडरस्टैंड इट्स सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस। एक तो ये आपका प्रिजर्व करता है इंडिजिनियस ट्राइबल राइट्स और डेमोग्राफी के लिए। तो जो एम्प्लॉयमेंट राइट्स है, जैसे जो आपका इंडिजिनियस ट्राइबल कम्युनिटीज है, उसके लिए सेफ गार्ड की तरह काम करता है। सेफ गार्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिजिनियस ट्राइबल कम्युनिटीज इन अ स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव फ्रंटियर स्टेट। हमें पता है अरुणाचल प्रदेश इज स्ट्रेटेजिकली वेरी सेंसिटिव एरिया एंड प्लस आपका फ्रंटियर स्टेट्स में से भी एक है। तो दैट इज वाई आपका ये जो इंडिजिनियस सेफ गार्ड जो देना है, ये काफ़ी ये जो डिसीजन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर प्रिजर्विंग एंड सेफ गार्डिंग ट्राइबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। दूसरा, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक कंजर्वेशन। अब देखिए ये जो डिसीजन है लैंग्वेज जो प्रोफिशिएंसी का, ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है क्योंकि ये एनकरेज करता है नेटिव लैंग्वेज रिटेंशन और वर्नाकुलर लिटरेसी अमंग्स पब्लिक सर्वेंट्स सर्विंग ग्रासरूट कम्युनिटीज़। अब देखिए पब्लिक सर्वेंट्स का काम होता है लोगों के बीच जाकर काम करना, लोगों की भला करना। तो ये जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स जो रिक्रूट होंगे कल को किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट में, तो इनको लोकल लैंग्वेज कोई भी ट्राइबल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी आना होगा। इससे क्या होगा कि ग्रासरूट लेवल पे ये लोगों से बात करेंगे, अच्छी तरह कम्युनिकेट कर पाएंगे, अपनी बात रख पाएंगे। सो ये नेटिव लैंग्वेज रिटेंशन, मतलब नेटिव लैंग्वेज को सीखने की जो रिटेंशन और वर्नाकुलर लिटरेसी को भी प्रमोट करता है। ठीक है, इट प्रमोट्स वर्नाकुलर लिटरेसी, मतलब जो लोकल भाषा है उस पे लोग लोकल भाषा को जाने, वो रिटेन हो, और जिससे कि पब्लिक सर्वेंट्स के लिए खासकर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लोगों के बीच जाकर काम करेंगे। ठीक है, सो कम्युनिकेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंस है इस डिसीजन का एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। ये इंश्योर करता है कि सिविल सर्वेंट्स पोजेस करे लोकल सोशियो इकोनॉमिक यानी सामाजिक और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी फैसिलिटेट करेगा पब्लिक सर्विस, स्मूदर पब्लिक सर्विस डिलीवरी, यानी पब्लिक सर्विस डिलीवरी और भी अच्छी तरीके से हो पाएगा क्योंकि लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी जानना अब कंपलसरी हो गया है। अब चौथा हो गया स्ट्रीमलाइन रिक्रूटमेंट नॉर्म्स। अब ये जो पहले का जो 80-20 जो पॉलिसी था, इट वाज फ्रेगमेंटेड, बेसिकली ये रिप्लेस कर रहा है। इस 80-20 को अब गवर्नमेंट ने स्क्रैप कर दिया है एंड ये फ्रेगमेंटेड जो डिपार्टमेंटल लेवल रिक्रूटमेंट रूल्स थे, अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो फ्रेगमेंटेड रूल्स थे रिक्रूटमेंट में, अब इसको यूनिफॉर्म कर दिया। अब पूरे स्टेट के लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लाए हैं गवर्नमेंट ने विद अ यूनिफॉर्म स्टेट वाइड पॉलिसी बेंचमार्क। तो ये पॉलिसी बेंचमार्क अब क्रिएट कर दिया गवर्नमेंट कि कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम हो, स्टेट रिक्रूटमेंट हो, पीएसयूज में हो, चाहे ऑटोनोमस बॉडीज में हो, अब ये 3 डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरीली सबको लेने हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज़। आई होप आपको न्यूज़ क्लियर है। तो आइए देखते हैं इस न्यूज़ के रिगार्डिंग एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स 7 लोग ज्वाइन कर लिए हैं, तो चलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज,
विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस गवर्निंग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है एंड स्पेशल प्रोटेक्शन है भारत में, तो वो उनसे रिलेटेड ये जो स्टेटमेंट्स है इसको कंसीडर करने को बोल रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 जो संविधान का अनुच्छेद 16 सब क्लॉज 3 जो है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बोला गया है कि ओनली पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू एनेक्ट लॉस प्रेस्क्राइबिंग अ रेसिडेंस रिक्वायरमेंट विद इन अ स्टेट फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। क्या ये करेक्ट है? यानी बोल रहा है कि अंडर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 भारत के संविधान के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही ऐसा कानून बना सकता है जो कि रेसिडेंस का रिक्वायरमेंट, किसी भी जॉब के लिए अगर मान लीजिए कुछ जगह का रेसिडेंस का एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, उसको लेके कानून केवल स्टेट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की रिगार्डिंग पार्लियामेंट ही ये कानून बना सकता है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए इसको ध्यान से। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है जो आर्टिकल 371H है, ये इसमें स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं विद रेस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो आर्टिकल 371H में अरुणाचल प्रदेश को स्पेशल स्टेटस दिया गया है लॉ एंड ऑर्डर के रिगार्डिंग। क्या ये सही है? देखिए तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि इनर लाइन परमिट जो है रेजिम जो अरुणाचल प्रदेश में है, ये रेगुलेट होता है अंडर बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट को काइंडली स्टडी कीजिए स्टूडेंट्स। देखिए दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, ये फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 की बात कर रहा है। हाँ मोटो गे जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, काइंडली आंसर दिस क्वेश्चन। दूसरा स्टेटमेंट आपका बोल रहा है 371H के बारे में जो स्पेशल स्टेटस देता है अरुणाचल को, देता है या नहीं? ठीक है, ये आपको पता करना है। एंड इनर लाइन परमिट जो है वो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के द्वारा लाया गया था। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पूछ रहा है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऊपर दिए गए करेक्ट है? तो 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2 and 3? तो काइंडली आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर को जरूर बताइए। ठीक है, तो एक और चीज मैं बता देना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आपको देख के लग रहा होगा ये न्यूज से रिलेटेड नहीं है, बट रिलेटेड है। ठीक है, कहीं ना कहीं रिलेट हो रहा है। ओके, सो दिस इज रिलेटेड। और कुछ एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स भी दे दिए 371H और ILP के बारे में, ठीक है, जो आपको ऑलरेडी पता है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑब्वियसली तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऑल करेक्ट, यस। हाँ, तो एनी ऑप्शन इन 80-20 रेशियो, नहीं, इसको एनी ओपिनियन इन 80-20 रेशियो। अच्छा, आकाश गुप्ता जी पूछ रहे एनी ओपिनियन इन 80-20 रेशियो। देखिए और भी इस मामले में और भी देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स होता है आगे, तो आई डोंट वांट टू गिव एनी ओपिनियन। ठीक है, तो मेरा काम है न्यूज़ डिस्कस करना, सो आई विल डिस्कस दैट। ओके, सो आई वोंट बी गिविंग एनी पर्सनल ओपिनियन। वैसे भी यू नो द स्टेट कैबिनेट हैज़ गिवन इट्स डिसीजन। ठीक है, सो आकाश गुप्ता जी इस क्वेश्चन का डी होगा आंसर। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2, 3। चलिए, वैसे भी मेरा पर्सनल ओपिनियन जान के क्या ही करेंगे। चलिए, तो दूसरा न्यूज देखते हैं, आइए। सेकंड, चाइना स्टॉप्ड इंडियन ट्रूप्स फ्रॉम पेट्रोलिंग इन सर्टेन बॉर्डर एरियाज इन अरुणाचल। तो ये राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी इज लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा एलिगेशन लगा है आपका गवर्नमेंट पर। अब देखिए जनरली ऐसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स न्यूज़ में हम नहीं लेते हैं जनरली, बट ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस हो गया। क्यों? यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन जो इंडो चाइना रिलेशन का केस में हम इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। दैट इज व्हाई आई हैव टेकन दिस पॉलिटिकल स्टेटमेंट, अदरवाइज कोई दूसरा कारण नहीं है। जनरली हम पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स अवॉइड ही करते हैं। ठीक है, तो GS पेपर 3 आपका सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो कांग्रेस लीडर जो राहुल गांधी है एलएच किए हैं कि चाइनीज ट्रूप्स ने इंडियन सोल्जर्स को ब्लॉक कर दिया कि किसी कस्टमरी पॉइंट्स में पेट्रोल करने से अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब ये एलिगेशन कितना सही है गलत है हम उस पर नहीं जाएंगे, हमको सिविल सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो देखना है। ठीक है, तो सर क्या का क्लास है? अरुणाचल टाइम्स का न्यूज एनालिसिस है रिंचिन जी। ओके, फिर आई एम ट्राइंग फॉर अच्छा, आई एम ट्राइंग फॉर SSC, इट्स लिटिल हार्ड टू कुछ टिप्स दे देते फॉर CHSL एंड CGL। देखिए CHSL CGL में हम देखिए रिसेंटली अभी मैराथन भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो क्लासेस को अटेंड कीजिए। अपना GS का जो कोर नॉलेज है, जो स्टैटिक का नॉलेज है, उसको शार्प कीजिए। और दूसरा चीज़ आपको जो मैं अरुणाचल टाइम्स चाहे आपका मंथली करंट अफेयर्स जो हमारे यूट्यूब में आता है उसको देखना है एग्जाम से कुछ दिन पहले। ठीक है, नहीं तो अभी याद नहीं रहेगा। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द टिप्स, और रिविजन प्रॉपर करते रहिए। ठीक है, अच्छा चलिए देखते हैं इस न्यूज़ के बारे में।
तो जो राहुल गांधी जी ने जो एलेज किया है गवर्नमेंट पे, एक्यूज किए हैं यूनियन गवर्नमेंट को ऑफ कंसीलिंग बॉर्डर फ्रिक्शन, ऐसा जो बॉर्डर में फ्रिक्शन हो रहा है कि चाइनीज ट्रूप्स कह रहे हैं कि चाइनीज ट्रूप्स इंडियन सोल्जर्स को ब्लॉक कर रहे हैं पेट्रोलिंग करने से, तो इसमें कितना सच्चाई है कितना झूठ है उस पर हम नहीं जाएंगे। जो हमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो स्टेटमेंट दिया, क्या दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रीआइटरेट किया है कि मेंटेनिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, ये बनाए रखना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज़ ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। MEA जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने असर्ट किया है दैट द स्टेट ऑफ द बॉर्डर डायरेक्टली डिक्टेट्स ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंडिया चाइना बायलैटरल रिलेशन। तो इस तरह से अगर मतभेद होगा तो इंडिया चाइना बायलैटरल रिलेशन में प्रभाव पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो हम इस माध्यम से, इस न्यूज से हम ये देखते हैं कि की बॉर्डर फ्रिक्शन पॉइंट्स इन ईस्टर्न सेक्टर, जो एटलास फोकस देखिए, तो की बॉर्डर फ्रिक्शन पॉइंट्स कौन कौन से बॉर्डर एरियाज के फ्रिक्शन पॉइंट्स है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो मैकमोहन लाइन के वहाँ पे अगर हम देखें तो एक यांगसे सेक्टर है तावांग रीजन में। ये जो हाई ऑल्टीट्यूड रिज है ये ओवरलुक करता है आपका तावांग वैली को, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंटली जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो इंकर्शन करते रहते हैं और फिजिकल फेस ऑफ होता है कई बार, ठीक है। दूसरा डिस्प्यूटेड एरिया है असफिला एंड सुबानसिरी सेक्टर्स, ठीक है, डिस्प्यूटेड पॉकेट्स में है विच ओवरलैप्स द परसेप्शन लाइंस लीडिंग टू पेट्रोलिंग फ्रिक्शन। तो इन एरियाज में जनरली फ्रिक्शन देखने को मिलता है। अब अगर आप अरुणाचल प्रदेश के मैप को ध्यान से देखें तो हमें ऐसा एक मछली की पूंछ की तरह एक ऐसा कुछ दिखाई देगा, ठीक है, इफ यू सी। तो ये जो है यहाँ पे दिबांग वैली है और यहाँ पे अंजाव डिस्ट्रिक्ट है, ओके। तो यहाँ पे है कुछ ऐसे नाम रखे ट्रूप्स की फिश टेल, ये फिश टेल 1 है और ये फिश टेल 2 है, फिश टेल 2 है। तो जनरली अंजाव डिस्ट्रिक्ट का जो फिश टेल 2 है और यहाँ फिश टेल 1 में भी कई बार डिस्प्यूट होता रहता है। चाइना ऐसा दिखाता है कि ये दोनों हिस्सा हमारा है, ठीक है, बट वी नो दैट अरुणाचल प्रदेश इज अ इनसेपरेबल एंड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, चाहे चाइना कितना भी बोल ले। देखिए तो अंजाव डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे जो फिश टेल 2 है, इट इज एन एक्सट्रीम ईस्टर्न सेक्टर कैरेक्टराइज बाय अनरिजॉल्व परसेप्शन डिफरेंसेस। अब देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, जो लाइन है एक्चुअल लाइन, ऐसा ग्राउंड में LAC बोल के कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ट्रूप्स परसीव कर लिए कि इतना दूर तक लाइन है या इतना दूर तक है, ऐसा परसीव कर लिया। इंडिया का परसेप्शन के हिसाब से ये है, ठीक है। और ये लाइन जो है दिस इज नोन एज मैकमोहन लाइन, वी नो दैट द बाउंड्री इज नोन एज मैकमोहन लाइन। अभी ये ईस्टर्न सेक्टर का जो LAC है दैट इज मैकमोहन लाइन एंड इट परसेप्शन डिफरेंस के कारण यहाँ पे भी फ्रिक्शन देखने को मिलता है अलोंग रगेड टेरेन। और बफर जोन्स एंड फ्रिक्शन पॉइंट्स में अगर देखें, पेट्रोल अरेंजमेंट्स पोस्ट 2020 रिमेन अ फोकल पॉइंट ऑफ ऑनगोइंग मिलिट्री डिप्लोमेटिक टॉक्स अक्रॉस ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सेक्टर। तो 2020 के बाद से खासकर इन ये जो डिप्लोमेटिक टॉक्स है बढ़ गए हैं, मिलिट्री डिप्लोमेटिक टॉक्स लगातार चल रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच, जिससे कि जिससे कि ये बॉर्डर जो इशू है, ये डिस्प्यूट है, इसको रिजॉल्व किया जा सके। चलिए तो आइए देखते हैं एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। अच्छा, सो SSC के लिए सर नॉट फॉर APSSB, अच्छा SSC एग्जाम, ओके, क्वेश्चंस आर वे टू डीप कंपेयर टू, हाँ देखिए SSC के लिए थोड़ा, हाँ आपको डीप लेवल पे तैयारी करना है, GS का नॉलेज अच्छा रखिए। देखिए इसको लेके बेहतर तरीके से आपको मैथ्स के जो सर है सुमित सर वो बता पाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो सुमित सर का आप क्लास अगर अटेंड कर रहे हैं तो उनसे ये चीज़ पूछिएगा, क्योंकि उसमें SSC का बोले तो मुझे भी उतना आइडिया नहीं है इस बारे में। GS का हमको पता है कि GS में काफ़ी डीप नॉलेज चाहिए, उसमें थोड़ा आपको गहराई से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो GS का स्टैटिक पार्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, बाकी मैथ्स का आइडिया आपको सुमित सर बेहतर दे पाएंगे इसके लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड चाइना का बीच कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ईस्टर्न सेक्टर ऑफ LAC अलाइंस ब्रॉडली विद द मैकमोहन लाइन, ठीक है, ऑफ चाइना विच चाइना ऑफिशियली एक्सेप्ट्स एट इंटरनेशनल बाउंड्री। अच्छा देखिए ये मैकमोहन लाइन मैंने बताया। नाउ ये स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, क्या ये सही है या गलत है। मेंटेनिंग पीस एंड
tranquility along the border is a prerequisite for normalization of India-China bilateral ties as per official diplomatic policy। यानी कि बोल रहा है कि शांति और जो सिक्योरिटी है वो हमारे बॉर्डर एरियाज में बना के रखना इंडिया चाइना बॉर्डर का बायलैटरल टाइज के लिए, अच्छे बायलैटरल टाइज के लिए ये जरूरी है। ठीक है, तीसरा बोल रहा है जो यांगसे एरिया है इट इज नोन फॉर हाई ऑल्टीट्यूड बॉर्डर स्टैंड ऑफ, ये हाई ऑल्टीट्यूड बॉर्डर स्टैंड ऑफ के लिए जाना जाता है जो कि तवांग डिस्ट्रिक्ट में है अरुणाचल प्रदेश का। तो इनमें से दिए गए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2 and 3? ठीक है, आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, एक बार और मैं स्टेटमेंट दिखा देता हूं। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए एसएससी के बारे में हम को इसको यहां नहीं देखेंगे, आप आंसर कीजिए काइंडली स्टूडेंट्स। ठीक है, मोटू गे जी, राम परमे जी, आकाश गुप्ता, ओके काइंडली आंसर। रिंचिन जी, क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, ईस्टर्न सेक्टर ऑफ एलएसी अलाइंस ब्रॉडली अलोंग द मैकमोहन लाइन विच चाइना ऑफिशियली एक्सेप्ट एज इंटरनेशनल बाउंड्री। ठीक है, जो ईस्टर्न सेक्टर है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, वो मैकमोहन लाइन के साथ अलाइन करता है, जो चाइना ऑफिशियली मानता है ये इंटरनेशनल बाउंड्री है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, शांति और समृद्धि बनाए रखना आपका जो इंडिया चाइना बायलैटरल टाइज के लिए ये बहुत जरूरी है बॉर्डर एरियाज में नॉर्मलसी के लिए। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है यांगसे एरिया जो है वो हाई ऑल्टीट्यूड बॉर्डर स्टैंड ऑफ के लिए जाना जाता है जो कि तवांग डिस्ट्रिक्ट में है अरुणाचल प्रदेश का। तो बताइए क्या होगा? ए, बी, सी और डी। 1 and 2 करेक्ट है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 and 2 करेक्ट है, 2 and 3 करेक्ट है, 1 and 3 या 1, 2 and 3? ठीक है, काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइए। डेंडेलाइन क्यों जी बोल रहे 2 and 3, मोटो गे जी बोल रहे डी, ओके। आकाश गुप्ता, बाकी लोग, रिंचिन ड्रेमा जी, काइंडली आंसर। क्या होगा इसका आंसर? ओके, अकॉम आशा जी बोल रहे बी, ओके बी बोल रहे 2 and 3। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है ध्यान से देखें, तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ऑब्वियसली ये गलत है। चाइना ऑफिशियली कभी एक्सेप्ट नहीं करता इसे इंटरनेशनल बाउंड्री, ओके, तभी तो अरुणाचल को लेके डिस्प्यूट है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ऑब्वियसली इज द करेक्ट आंसर। तो 2 and 3 बी वुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है 2 and 3 ऑप्शन बी। समझ गए कैसे? ओके, तो आइए देखते हैं अगला न्यूज। अगला न्यूज हमारा क्या है कि MWSAP ऑब्जर्व्स पेट्रियट्स डे। ये क्या है पेट्रियट्स डे? देखिए, मणिपुर वेलफेयर सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये एक यूनियन बॉडी है, तो मणिपुर वेलफेयर सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने रिसेंटली ऑब्जर्व किया 135th पेट्रियट्स डे ईटानगर में 13 अगस्त को। जो पेइंग फ्लोरल ट्रिब्यूट्स, ये बेसिकली श्रद्धांजलि दी गई आपके शहीदों को, जो उन शहीदों को जो 13 अगस्त में शहीद हुए थे इन द एंग्लो मणिपुर वार ऑफ 1891। 13 अगस्त 1891 की बात है। तो आइए देखते हैं, ये आपका जीएस पेपर 1 आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी पार्ट से जरूरी है। ठीक है, इसको हमें देखना है। तो आइए देखते हैं थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये जो दिन है 13 अगस्त, ये कमेमोरेट करता है, ये जो आपका 13 अगस्त है ये कमेमोरेट करता है जो आपका बलिदान दिए गए थे बाय वीर तिक्रंद्रजीत। ठीक है, वीर तिक्रंद्रजीत हु वाज द वीर तिक्रंद्रजीत, ओके सॉरी, पार्डन माय प्रोनाउंसिएशन, वीर तिक्रंद्रजीत सिंह जो कि क्राउन प्रिंस थे मणिपुर के, एंड थांगल जनरल हु वर पब्लिकली हैंग बाय द ब्रिटिश। इनको पब्लिकली फांसी की सजा हुई थी बाय ब्रिटिश फोर्सेस ऑन 13 अगस्त 1891। कहाँ पे? फीदा पुनुंग, जो कि वीर तिक्रंद्रजीत पार्क है आज इम्फाल में। ठीक है, तो हिस्टोरिकल जेनेसिस देखते हैं एंग्लो मणिपुर वार ऑफ 1891 का। ओके, आइए देखते हैं। तो लेट अस सी ट्रिगर फैक्टर क्या हुआ। बेसिकली क्या होता है, लेट मी टेल यू हियर, कि जो मणिपुर में है वहां पे इंटरनल डिस्प्यूट हो जाता है आपका राजगद्दी को लेके। बेसिकली मणिपुर वाज अ प्रिंसली स्टेट अंडर द ब्रिटिश। तो क्योंकि प्रिंसेस यहाँ रूल करते थे, तो यहाँ क्या हुआ, एक इंटरनल सक्सेशन को लेके डिस्प्यूट हो गया कि नेक्स्ट राजा कौन बनेगा। ठीक है, तो महाराज जो ये महाराज रहते हैं, महाराज सूरजचंद्र सिंह, इनको 1890 में हटा दिया जाता है और इनके जगह पे जो क्राउन प्रिंस है वो बन जाते हैं कूलचंद्र। ठीक है, किंग कूलचंद्र बन जाते हैं, जो इनके हाफ ब्रदर रहते हैं किनके? सूरजचंद्र सिंह जी के हाफ ब्रदर रहते हैं कूलचंद्र को एलिजिबली एक तरह का पपेट रूलर बनाना चाहता था ब्रिटिश, एंड उनको बना देते हैं नेक्स्ट राजा।
तो बाद में क्या होता है, एक डिस्प्यूट हो जाता है, पैलेस में रिवोल्ट हो जाता है अगेंस्ट महाराज सूर्यचंद्र सिंह, जिसके कारण ब्रिटिश मिलिट्री इंटरवेन करते हैं अंडर चीफ कमिश्नर ऑफ आसाम जे.डब्ल्यू. क्विंटन, और जे.डब्ल्यू. क्विंटन की मदद से जो कूलचंद्र है वो नेक्स्ट क्राउन प्रिंस बन जाते हैं। इसके बाद आपका ये पैलेस के अंदर ही एक बहुत ही बड़ा रिवोल्ट होता है, और बाद में 25 अप्रैल 1891 में एक रिवोल्ट, एक बैटल होता है, बैटल ऑफ कॉन्जुम, ठीक है, इसी को लेके बैटल ऑफ कॉन्जुम होता है 25 अप्रैल 1891। ये हाई ऑल्टीट्यूड बैटल है जहां पे पावना ब्रजबासी और उसके जो सेना है वो बहुत ही बहादुरी से लड़ते हैं ब्रिटिश फोर्सेस के अगेंस्ट। तो लेकिन मणिपुरी सेना जो काफ़ी छोटी रहती है ब्रिटिश फोर्सेस के अगेंस्ट, एंड वो हार जाती है, एंड पब्लिकली आपका प्रिंस त्रिकरंजीत को, क्योंकि ये लोग ही रिवोल्ट करते हैं, थंगल जनरल को एग्जीक्यूट किया जाता है ऑन 13 अगस्त 1891। बाकी जो किंग कूलाचंद्र है इनको एग्जाइल पे भेज देते हैं अंडमान आइलैंड्स इन द सेलुलर जेल, ठीक है। और ऑफिशियली बाद में मणिपुर को प्रिंसली स्टेट बना दिया जाता है अंडर द ब्रिटिश, और एक पपेट रूलर को इंस्टॉल कर दिया जाता है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो इसी का आपका एनुअल कॉमेमोरेशन होता है, इट इज ऑब्जर्व ग्लोबली बाय मणिपुरी कम्युनिटीज ऑन 13 अगस्त, ताकि फ्रीडम फाइटर्स जो रेजिस्ट किए हैं ब्रिटिश कॉलोनियल एग्रेशन को, इनको सम्मान दिया जा सके, इनके जो बलिदान है इनको रेस्पेक्ट दिया जा सके। और ये इवेंट ईटानगर में भी हुआ, जो हमने देखा, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मणिपुर वेलफेयर सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ताकि हिस्टोरिकल अवेयरनेस, नेशनल इंटीग्रेशन और इंटर स्टेट कल्चरल सॉलिडेरिटी दिखा सके अमॉन्ग नॉर्थ ईस्टर्न कम्युनिटीज, ठीक है। ना इफ वी सी कोर हिस्टोरिकल पिवट, ये कॉमेमोरेट करता है यही जो आउटकम हुआ एंग्लो मणिपुर वार का 1891 में, जिसके रिजल्ट था कि मणिपुर हार गए, मणिपुर लॉस्ट इट्स सोवरेनिटी कमिंग अंडर ब्रिटिश पैरामाउंसी एज अ प्रिंसली स्टेट, ठीक है। तो अब इसका लेके थोड़ा क्रिटिसिज्म भी है। क्या क्रिटिसिज्म है कि देखिए, हिस्टोरिकल मार्जिनलाइजेशन, अब देखिए नेशनल लेवल पे ये सब क्यों नहीं होता, ठीक है। हिस्टोरिकल मार्जिनलाइजेशन मतलब जो लोकल रेजिस्टेंसेस है, जो लोकल मूवमेंट्स है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, चाहे वो आपका जैसे मेघालय का रेजिस्टेंस हो, चाहे मणिपुर का हो, या आपका पकड़िए मिजोरम या आसाम में हो, तो ये जो है लोकल रेजिस्टेंस मूवमेंट्स है जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, ये अंडर रिप्रेजेंट होते हैं हमारे नेशनल हिस्ट्री में, नेशनल हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स में अंडर रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे। ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये एलिगेशन होता है कि इसको भी रिप्रेजेंटेशन बराबर तरीके से मिलना चाहिए। जो जितने भी ट्राइबल रिवॉल्ट्स हुए हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, दैट आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अरुणाचल से बात करें तो एंग्लो अबोर वार है, एंग्लो वांगचो वार है, ठीक है, खामती रिबेलियन है, तो इसको भी नेशनल हिस्ट्री में दर्शाया जाना चाहिए। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड सोशियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। अगर देखिए ये भी एक क्रिटिसिज्म है, रीजनल पीस और बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट इन मणिपुर जो अभी चल रहा है रिसेंटली, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट और जो रीजनल पीस अचीव नहीं हो पा रहा है, ये अर्जेंट नीड है फॉर इंक्लूसिव हिस्टोरिकल नैरेटिव एंड सोशल हार्मनी। हिस्ट्री का जो नॉलेज है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो कंट्रीब्यूशन है हिस्ट्री में, उनको भी हमें नेशनल लेवल पे दर्शाया जाना चाहिए, जिससे कि रीजनल लेवल पे शांति कायम रह सके, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन इस न्यूज़ के रिगार्डिंग। विथ रेफरेंस टू द एंग्लो मणिपुर वार ऑफ 1891 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। देखिए, बैटल ऑफ खोंजुम जो हुआ, ये एक मेजर एंगेजमेंट था जो कि मणिपुर किंगडम और ब्रिटिश फोर्सेस के बीच लड़ा गया था ड्यूरिंग दिस वार, ओके। वीर तिकरंजीत सिंह जो है और थांगल जनरल, ये एग्जीक्यूट कर दिए गए थे बाय ब्रिटिश इस वार के बाद, इस जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके बाद। क्या ये दो स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए, तीसरा बोल रहा है फॉलोइंग द वार, जैसे ही वार खत्म हुआ मणिपुर को परमानेंटली अनेक्स कर लिया गया एज अ डायरेक्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया विदाउट रिस्टोरिंग इट्स प्रिंसली स्टेटस, ठीक है। तो ये तीन स्टेटमेंट्स को ध्यान देते देखिए और बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। काइंडली आंसर दिस क्वेश्चन। क्या वो ए है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, या 1, 2 and 3? क्या होगा इसका आंसर? स्टूडेंट्स काइंडली कमेंट करके बताइए। एक बार मैं सारा स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। दिस द फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस द सेकंड स्टेटमेंट। ओके, आंसर कीजिए स्टूडेंट्स, व्हाट वुड बी द आंसर? What would be the answer to this question? Kindly try 1, 2 और ये है थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। ध्यान से सारा स्टेटमेंट को पढ़िए। फर्स्ट दो में ज्यादा डाउट नहीं होना चाहिए, तीसरा को और भी ध्यान से पढ़िए, ठीक है। What would be the answer? काइंडली कमेंट कीजिए। डेंडेलाइन क्यों जी बोल रहे हैं 1 and 2 आर करेक्ट। हाँ स्टूडेंट्स, काइंडली लाइक कीजिए वीडियो को, लव रिएक्ट दे रहे, थैंक यू सो मच, ठीक है। इसी तरह दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए इस वीडियो को। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा बताइए।
फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज द सेकंड, फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट एंड दिस इज द थर्ड स्टेटमेंट. ठीक है, डी बोल रहे सर, इट्स प्रोनाउंस एज तिकेंद्रजीत. ओके, तिकेंद्रजीत. यूना ग्यूशु जी, थैंक यू सो मच. ठीक है, तिकेंद्रजीत. ओके, थैंक यू सो मच. ठीक है, अभी मेरा सही से आया. ओके, तो हाँ, इसी तरह से मुझे करेक्ट कर देना है अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए तो. ठीक है, चलिए. तो यूना ग्यूशु जी बोल रहे डी 1 2 एंड 3. अरे कैसे, ध्यान से देखिए, थर्ड स्टेटमेंट ध्यान से देखिए. यस, अभी तक डेंडिलाइन क्यों जी ने सही उत्तर दिया 1 एंड 2. ऑब्वियसली थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है. देखिए, पहला और दूसरा स्टेटमेंट में कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि फॉलोइंग द वार मणिपुर वाज परमानेंटली एनेक्स्ड एज अ डायरेक्ट प्रोविंस. नहीं, मणिपुर प्रिंसली स्टेट था. मैंने बार बार बोला कि मणिपुर वाज अ प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेटस दिया गया था, नॉट अ डायरेक्ट प्रोविंस इन द ब्रिटिश. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. तो 1 एंड 2 इज करेक्ट. ठीक है, यस डेंडिलाइन क्यों, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. तो आंसर इज 1 एंड 2 ओनली. ओके, चलिए देखते हैं अपना अगला न्यूज. दिस इज द लास्ट न्यूज फॉर द डे. तो APSC बेसिकली अरुणाचल प्रदेश चाइल्ड प्रोटेक्शन जो राइट जो अगर हम देखें यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. ठीक है, APSCPCR. तो ये जो APSCPCR यानी अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये इन्होंने इनिशिएट किया फॉलोअप एक्शन ऑन तवांग डिक्लेरेशन ऑन चाइल्ड राइट्स. तो मैंने आपका पहले भी कवर किया है तवांग डिक्लेरेशन ऑन चाइल्ड राइट्स, जो कि 1 अगस्त 2026 को अडॉप्ट किया गया था. बेसिकली इसमें क्या हुआ था, लेट मी रिमाइंड यू अगर आप भूल गए हैं तो जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सिक्किम को लेके 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जितने भी चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन बॉडी है, जो जैसे सपोज अरुणाचल प्रदेश स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन, देखिए अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. तो जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, हाँ, ये जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन के जो कमीशन है, ये एक साथ आके कहाँ मिले थे, तवांग में मिले थे. ठीक है, तो ये 1 अगस्त में आपका रीजनल एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहाँ पे जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के आपके चाइल्ड कमीशन है, चाइल्ड राइट्स कमीशन, वो सारा आके यहाँ मिले थे 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के. कहाँ पे, तवांग में. और तवांग में इन्होंने जितने भी स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, इन्होंने मिलकर एक जॉइंट डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया विच इज नोन एज तवांग डिक्लेरेशन. इस डिक्लेरेशन में कुछ कुछ वादे किए गए कि अब हम एक रीजनल कोऑपरेशन करेंगे चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. बेसिकली चाइल्ड सेक्स एब्यूज, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, या मान लीजिए जो बच्चों का जो साइबर क्राइम होता है, या फिर इलीगली आपका ड्रग्स एब्यूज होता है, ड्रग एब्यूज, ये सबको प्रिवेंट करने के लिए एक फ्रेमवर्क तय किया गया. ठीक है, तो आइए देखते हैं. अब इसी पे फॉलोअप एक्शन लिया जा रहा है बाय अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स. फॉलोअप एक्शन ऑन द तवांग डिक्लेरेशन ऑन चाइल्ड राइट्स. तो ये GS पेपर 2 आपके मैकेनिज्म, लॉज, इंस्टीट्यूशन, बॉडीज फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ वल्नरेबल सेक्शन, चाइल्ड राइट्स एंड प्रोटेक्शन पर्सपेक्टिव से जरूरी है. तो ये न्यूज़ में क्यों है, देखिए अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने अभी फॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन स्टेप लिए हैं फॉलोइंग द एडॉप्शन ऑफ तवांग डिक्लेरेशन ऑन चाइल्ड राइट्स 2026. तवांग डिक्लेरेशन ऑन जस्ट अ मिनट. हाँ, तो जो तवांग declaration on protection of child rights was agreed upon during a regional northeast conference of state commission, जैसा कि मैंने बोला, protection of child rights in तवांग. तो एक रीजनल कॉन्फ्रेंस कराया गया था 1 अगस्त 2026 को, इसी महीने. तो ये क्योंकि होस्ट ऑर्गेनाइजेशन अरुणाचल ही था, तो अरुणाचल प्रदेश के स्टेट कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स ऑफिशियल कम्युनिकेशन किए गए की यूनियन मिनिस्ट्रीज के साथ और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के भी साथ ही साथ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी इन्वॉल्व किया गया, ताकि एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन लिया जा सके अक्रॉस द रीजन, ताकि ये जो चाइल्ड राइट्स को लेके बच्चों का जो अधिकार है उसका एब्यूज हो रहा है, इसी को रोका जा सके. तो इसका कोर पर्पस क्या है, कोर ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस समझिए कि एक तो ये इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को बढ़ाएगा, ये एस्टेब्लिश करता है एक शेयर्ड रीजनल फ्रेमवर्क सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बीच, ताकि चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ताकि चाइल्ड माइग्रेशन और जो बॉर्डर एरियाज में जो बच्चों का शोषण
शोषण होता है, वल्नरेबल है बच्चे, उनको रोका जा सके। दूसरा, अगर हम देखें इंस्टीट्यूशनल अलाइनमेंट, ये अलग अलग स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट को डायरेक्टली कनेक्ट करता है यूनियन मिनिस्ट्रीज के साथ और नेशनल ओवरसाइट बॉडीज के साथ, ताकि नेशनल लेवल पे इस मुद्दे को अच्छे से गौर किया जाए। एंड प्लस फोकस करता है फ्रंटियर कम्युनिटीज पे भी, एक्सटेंड करते हैं चाइल्ड सेफ्टी और वेलफेयर स्ट्रक्चर को रिमोट जो दूर दराज के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स है जैसे तवांग वहां तक, ठीक है, ताकि ये चाइल्ड एब्यूज को रोका जा सके। कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाने की भी बात करती है, प्रोमोट्स शेयर्ड रिसोर्सेस, क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग और जॉइंट ट्रेनिंग। सबसे बड़ी बात तो यही है, जॉइंट ट्रेनिंग। सारे जो ऑफिशियल्स हैं उनको जॉइंट ट्रेनिंग भी दिया जाएगा फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, फॉर मतलब जॉइंट ट्रेनिंग किसका होगा, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का अक्रॉस द रीजन, जिससे कि एक तरह का एक शेयर्ड रिसोर्स पूलिंग होगा। मतलब सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अपने अपने मैकेनिज्म्स, प्रशासनिक मैकेनिज्म से चाइल्ड प्रोटेक्शन को इंश्योर कर पाएंगे, ठीक है। तो रीजनल कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, जैसा कि मैंने कहा, फॉर्मल एंगेजमेंट होगा, ठीक है। चाइल्ड राइट्स के जितने भी बॉडीज है ये आपस में रीजनली मीट किए एंड अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट, ताकि इस इशू को यूनिक और बॉर्डर हिल्स में मेनली आपका टू एड्रेस इश्यूज यूनिक टू बॉर्डर एंड हिली स्टेट्स। फिर जो अरुणाचल प्रदेश का स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन बॉडी है, जो कमीशन है, वो कोऑर्डिनेट कर रहा है सेंट्रल एजेंसीज के साथ, जैसा कि मैंने बोला एनसीपीसीआर और एनएचआरसी के साथ, ठीक है। प्लस रीजनल रेलिवेंस भी है, तो रीजन स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बनाएंगे फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन रादर देन वन साइज फिट्स ऑल नेशनल पॉलिसी। अब नेशनल पॉलिसीज सारे स्टेट्स के लिए बराबर तरीके से बनाया जाता है, जो कि रीजनल स्पेसिफिक नहीं होता है। तो ये तवांग डिक्लेरेशन इस चीज को रीजन स्पेसिफिक इंश्योर कराने में मदद करेगा। अब कुछ कुछ कानून देख लेते हैं जो बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं। एक तो कानून है, सबसे पहले तो एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ये जो पावर दिया जाता है स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कमीशन जो है, ये ऑपरेट करते हैं अंडर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 में लाया गया था, जो कि ऐसा एक कमीशन स्टेट लेवल पे बनाने की भी बात करता है और नेशनल लेवल पे भी, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे। और जो लोकल एनफोर्समेंट होता है जो लॉस का, दैट इज ऑफ पॉस्को एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2015, यानी अगर 18 साल के नीचे के बच्चे ने अगर क्राइम कर दिया तो उसको लेके प्रोविजन है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, ठीक है, जेजे एक्ट। और एक राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ऑब्वियसली बच्चों को पढ़ने का, शिक्षा का अधिकार है, 2009 का कानून है, ठीक है। देन अगर हम देखें नेशनल इंटीग्रेशन, ये स्ट्रेंथन करता है गवर्नेंस और प्रोटेक्टिव इंस्टीट्यूशन स्ट्रेटेजिक बॉर्डर रीजन्स में खासकर, ठीक है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन को लेके कुछ चैलेंजेस भी है और इम्प्लीमेंटेशन गैप्स भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्या पढ़ा रहे हैं सर? अरे वो अरुणाचल टाइम्स का न्यूज, ओके, अरुणाचल टाइम्स का न्यूज हम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें क्या क्या चैलेंजेस है, what are the challenges? First thing is, if we see geographical barriers, ऑब्वियसली बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है, रिमोट सेटलमेंट्स है, पहाड़ी इलाकों में अलग अलग जगह लोग रह रहे हैं, डिस्पर्स सेटलमेंट होता है, जो कॉम्प्लिकेट कर देता है इम्प्लीमेंट करना, इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल इंटरवेंशन के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा, ये जो तवांग डिक्लेरेशन इंप्लीमेंट करने में क्रॉस बॉर्डर वल्नरेबिलिटीज भी देखने को मिलता है, जो बॉर्डर जोन्स है, स्पेसिफिक रिस्क होते हैं जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेट होते हैं, अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेशन, पता ही नहीं चलता ऑफिशियल्स को कब कहाँ माइग्रेट हो गया, और लिमिटेड लॉ एनफोर्समेंट एक्सेस, मैन पावर की भी कमी होती है कई बार, कहाँ कहाँ किस किस एरियाज में नजर रखा जाए। तीसरा जो सबसे बड़ा डिफिकल्टी है, दैट इज रिसोर्स डिस्पैरिटीज, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी में गैप होता है, स्टाफ शॉर्ट हो जाते हैं, मैंने बोला ना, स्टाफ शॉर्टेजेस होते हैं, फंडिंग गैप्स होते हैं अक्रॉस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो इसलिए नेशनल लेवल पे इसको इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी था। तो वे फॉरवर्ड यही है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर, ऐसा ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर बनाइए जो सबके लिए लागू हो, यूनिफाइड तरीके से एसओपीज बनाइए, इंटर स्टेट ट्रैफिकिंग और रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था की जाए वल्नरेबल या ट्रैफिक बच्चों के लिए जो शोषण के शिकार हुए हैं, ठीक है। कम्युनिटी लेड प्रोटेक्शन कीजिए, लोकल ट्राइबल काउंसिल को भी एंगेज कीजिए ना, जैसे कि आदि का जो केबांग है या बाकी जो ट्राइबल काउंसिल्स है अरुणाचल में, विलेज हेड्स को एंगेज कीजिए, सिविल सोसाइटी को लगाइए, एनजीओज को हम काम पे लगा सकते हैं ताकि इस मिशन को हम सक्सेसफुल कर सके, टू स्ट्रेंथन अर्ली वार्निंग नेटवर्क्स, ठीक है। तीसरा, डिजिटल इंटीग्रेशन कीजिए, एक्सपांड डिजिटल केस ट्रैकिंग टूल्स, हॉटलाइन नंबर, जैसे कि रिमोट विलेजेस में या रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स में इसको इंप्रूव कर सकते हैं रिपोर्टिंग स्पीड को, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। अगर हम स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट्स को गौर करें तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो
स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एस्टेब्लिश होते हैं अंडर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। क्या ये सही है? ठीक है, देखकर तो सही लग रहा है। देखिए, कमीशंस आर एम्पावर्ड टू मॉनिटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉस्को एक्ट 2012। क्या कमीशन इस एक्ट को इंप्लीमेंट करता है? बताइए सही होगा या गलत। थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा क्वेश्चन, बट इट इज इजी। ओके, हाँ, सीजीएल का मैराथन होगा एनएनजी, जल्दी होगा। हम प्लान कर रहे हैं 20 तारीख से करें। लेट्स सी, आप लोग को बता दिया जाएगा। ठीक है, तो सीजीएल का मैराथन होगा, डोंट वरी, थोड़ा आप लोग पेशेंस रखिए, आप लोग को जल्दी हम बताएंगे। ठीक है, जल्दी आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आई मीन। ठीक है, तो चलिए, तो तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेट कमीशंस रिपोर्ट डायरेक्टली टू द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव फंडिंग एंड अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? 1 and 2 ओनली, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2 and 3? आप लोग काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइए स्टूडेंट्स, क्या होगा इसका आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ। ठीक है, पहला दो स्टेटमेंट में तो आई डोंट थिंक कुछ गड़बड़ लगना चाहिए आप लोग को। देखिए, ध्यान से पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। सिंपल इंफॉर्मेशन दे रहा है बस। कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको बता रहे हैं कि हाँ यही है। तो जैसे स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कानून की मदद से बनाए गए हैं। कौन सा कानून की मदद से? कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट में तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, दिस इज करेक्ट। ठीक है, दूसरा आपका क्या बोल रहा है? कमीशन को एम्पावर किया गया है ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके पॉस्को एक्ट को। हाँ, ये भी कहीं सही है, पॉस्को एक्ट चाहिए बच्चों का प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो बी बोल रहे हैं, यूना जी बी बोल रहे हैं। ठीक है, तो बी है 2 and 3। कैसे? अरे 3 को पढ़िए, बी कैसे होगा? बी इज इनकरेक्ट। देखिए, स्टेट कमीशन रिपोर्ट डायरेक्टली करता है किसको? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को, एडमिनिस्ट्रेटिव फंडिंग और अपॉइंटमेंट्स के लिए। नहीं, ऑब्वियसली एनएचआरसी को हम क्यों रिपोर्ट करेंगे? नहीं करता है, हम मदद मांग रहे हैं बट रिपोर्ट नहीं करते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट 1 and 2 शुड बी द करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1 and 2। ठीक है, क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है स्टूडेंट्स। ओके, ध्यान से पढ़ना है। तो ऑब्वियसली 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, आज के डिस्कशन में बस इतना ही। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। एंड तो आप लोग अपना रिवीजन अच्छे से करते रहिए, डोंट वरी, सीजीएल का मैराथन भी कराया जाएगा। एंड चलिए, थैंक यू सो मच। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। जय हिंद, पाया लांगचो। थैंक यू।